हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GKYSK में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं। और इन सब वीडियो में हम लोग GK, GS और हिंदी के कुल 75 प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पक्ष में निहित हैं। तो सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 175। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही भंग किया जा सकता है, जो राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सका। सही उत्तर हो जाएगा कुल वैध मतों का 1/10 मत। कोई भी लोकसभा के चुनाव प्रत्याशी अगर टोटल मतों का 1/10 मत हासिल ना कर पाए तो उनकी जमानत रकम जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना के आधार पे। सही उत्तर हो जाएगा 1971 की जनगणना पे। वर्तमान में जो लोकसभा के सीटों का आवंटन यहाँ बंटवारा है वो 1971 के जनगणना के आधार पर है। और यह कब तक बना रहेगा तो 2026 के तक बना रहेगा, क्योंकि 2026 के बाद फिर लोकसभा के सीटों का बंटवारा होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग है एक क्या। सही उत्तर हो जाएगा असंवैधानिक निकाय। नीति आयोग जो है वो एक असंवैधानिक निकाय है। वैसे आयोग जिनका संविधान में वर्णन नहीं मिलता उन्हें असंवैधानिक निकाय कहते हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। बात कर ले इनके अध्यक्ष कौन होते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री यानी PM होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। औद्योगिक वित्त कहने का हमारा अर्थ होता है वैसे बैंक जो लोन देते हैं उन्हें औद्योगिक वित्त कहा जाता है। लेकिन जो हमारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है यह किसी भी प्रकार का लोन नहीं देता। यह अपने पैसे को किसी भी उद्योग में किसी भी बिजनेस में डालते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का काल कीमत स्तर घटा। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कीमत स्तर घटा था। तो सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में भारतीय मुद्रा का जो स्तर था वो घट गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था 1969 से 74। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला प्रश्न, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार लगाती है
लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में भी विभाजित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। केंद्रीय उत्पादन शुल्क एक ऐसा कर है जो केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन इसके जो आय है, राजस्व है, वो स्टेट को भी दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति किस उम्र में हो जाती है? सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु में। अगला, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वह क्या है? सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र होने के कारण आय की गणना में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंकों का नाम बताएं, यानी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, यानी नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर स्तर के बैंक यानी उच्च स्तर के बैंक हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, यानी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? सही उत्तर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। भारत में जो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। अगला, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू है? अर्थ शोधन निवारण अधिनियम का अर्थ होता है मनी लॉन्ड्रिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। 2005 में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ, लेकिन यह संसद द्वारा पारित हो चुका था 2002 में, लेकिन लागू हुआ 1 जुलाई 2005 में। अगला प्रश्न, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय, यानी TRIMS का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। अगला प्रश्न, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय, यानी सबसे नीचे से दूसरा स्थान हमारा अपना बिहार का है। अगला प्रश्न,
भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है? सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। कोकोस जो है वो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा पिट्सबर्ग प्रदेश से। पिट्सबर्ग प्रदेश से। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम में प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम जो है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को सबसे पहले इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह कब दिया गया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सैंटोस। ब्राज़ील का जो सैंटोस है वो विश्व के कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। और यह जो सैंटोस है वो ब्राज़ील के साओ पाउलो प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से निर्माण होता है। अगला प्रश्न, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का कितना योगदान है? सही उत्तर हो जाएगा 22%। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन का 22% योगदान है। यहाँ पे हमारा जीके का क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं जीएस की तरफ। जीएस का पहला प्रश्न है, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है किसमें? सही उत्तर हो जाएगा इस्पात में, क्योंकि इस्पात क्या है तो एक प्रकार का ठोस है। ध्वनि की जो गति होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम होता है हमारा गैस में। और जो ध्वनि है वो नहीं ट्रैवल कर सकती है वो निर्वात से। अगला प्रश्न, एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर पर सेकेंड करने के लिए बल होगा। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद बना सकते हैं। तो इसको पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है बल। तो बल यानी F बराबर होता है हमारा ma, यानी हमें यहाँ पे सबसे पहले एक्सीलरेशन ज्ञात करना होगा। तो एक्सीलरेशन बराबर होता है v2 माइनस v1 और बाई टी, v2 माइनस v1 बाई टी। तो यहाँ पे हमारा v2 क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन v1 क्या है वो 0 है। तो हमारा a बराबर हो जाएगा 30 मीटर पर 30 और बटा में 10 जो हमारा टाइम है। अगर भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब आगे बनाते हैं, हमारा F बराबर हो जाएगा m इंटू ए।
m हमारा है 1500 और a हमारा आ गया 3, तो 1500 में 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा हमारा 4500 न्यूटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पे। किसी भी वस्तु का सबसे कम भार होता है पृथ्वी के केंद्र पे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है होगा। यानी हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है जिसमें हमारा भार 2 किलोग्राम दिए हुए और वेग 0.1 मीटर प्रति सेकेंड है। तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पहले बना लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या होता है, हाफ इंटू एम। एम हमारा कितना दिया गया है 2 और वी स्क्वायर कितना हमारा, वी हमारा 0.1, तो इसका स्क्वायर 2 से 2 हमारा कट जाएगा। तो अब हमें मूल्य निकालना क्या है 0.1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0.01, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.01 जूल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दाब होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दाब कितना होगा। ऑप्शन है यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा 760 मिमी पारे से कम। अगला प्रश्न, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध रेसिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा। इसका सही उत्तर बताइएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। समांतर प्रतिरोध, जब किसी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसके संपूर्ण यानी कि समतुल्य प्रतिरोध के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो हमारा r1 है 3 और r2 है 6, तो यानी कि हमें 1/r बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 1/6। इसका अगर आप भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो और बाद में हम इसको बनाएंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर सेल परिवर्तित करती है। सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। अगला प्रश्न, किसी तत्व का भार संख्या यानी मास नंबर 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। मास नंबर जो होता है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, जो कि कितना है 18 है। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा 7 है, यानी 7 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 18, यानी न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा हमारा 11। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 और 11, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इकाई होती है। सही उत्तर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, लेकिन जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9.46 और गुने 10 के पावर सिर्फ हो जाएगा हमारा 15 मीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। काला छिद्र यानी ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है, किसके सिकुड़ने से बनता है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा इसका भारी न्यूट्रॉन तारों के, जो ब्लैक होल है वो भारी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से बनता है। अगला प्रश्न, हरा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव
कब होता है? सही उत्तर हो जाएगा जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परत हो। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था? सही उत्तर हो जाएगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 जो है वो प्रथम मानव निर्मित सैटेलाइट है, उपग्रह है, जो कि सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न है स्मॉल जी की इकाई है। स्मॉल जी जो होता है वो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसकी इकाई क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो उसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न को देखते हैं, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने यानी मायोपिया को सुधारा जाता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकी लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? सही उत्तर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो है वो आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B1 संतरा, क्योंकि विटामिन B1 जो है वो थायमिन को कहते हैं और जो संतरा होता है वो विटामिन C यानी साइट्रिक एसिड का स्रोत होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? सही उत्तर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है और टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों में न चिपकने वाले लेप चढ़ाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघन से बनता है यानी किन के मेल से बनता है? सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। बैकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन D2 को। विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमारा विटामिन दिया गया है और दूसरी तरफ उससे की कमी से होने वाले रोग। सही उत्तर हो जाएगा टोकोफेरॉल और बेरी-बेरी रोग। बेरी-बेरी रोग जो है वो हमारे विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है, जबकि टेकोफेरॉल हमारे विटामिन E का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है। सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक यानी कि प्रतिजैविक क्या बोल सकते हैं? एंटीबायोटिक। तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोरैम्फेनिकॉल। क्लोरोरैम्फेनिकॉल जो है वो एक एंटीबायोटिक औषधि है। अगला प्रश्न है, नीचे हमें दो कूट दिया गया है, हमें दोनों को सुमेलित करना है, कौन क्या है? आप ऑप्शन देख लीजिए क्या है। एस्पार्टेम, एक में है संश्लेषित रबर, फ्रेयान, प्रतिहिस्टेमीन, नियोप्रिन, कृत्रिम मधुरक, बेनाड्रिल, प्रशीतक। तो कौन किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो हमारा एस्पार्टेम है वो क्या है, तो एक कृत्रिम मधुरक है। कृत्रिम मधुरक यानी कि कृत्रिम तरीके से किसी भी वस्तु को मीठा करने में उपयोग किया जाता है इसका। अगला है फ्रेयान, तो फ्रेयान क्या है, तो यह प्रशीतक है यानी ठंडक पहुंचाने वाला। अगला है नियोप्रीन, तो नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। और नेक्स्ट है बेनाड्रिल, तो बेनाड्रिल क्या है, तो एक प्रतिहिस्टेमिन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रवण होने में भूमिका निभाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा जीएस का क्वेश्चन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। हिंदी के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश से आता है और गद्यांश से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, पहले गद्यांश के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश को। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर है, परिच्छेदन के आधार पर बताइए कि नागेंद्र को किस बात की आशंका थी। अगला है, परिच्छेदन से ज्ञात होता है कि। अगला, प्रस्तुतः गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा। 84 है, गद्यांश में प्रयुक्त प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द होगा। अगला है, पंत जी क्या थे, लेखक थे, कवि थे, उपन्यासकार थे या कहानीकार थे। चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश कहता है हमारा दूसरे नाम की आवश्यकता नहीं, पंत जी से ही श्री गणेश किया जाए। कल की ट्रेन से ही चले जाइए और देखिए, इस संपूर्ण प्रसंग को अपने तक ही रखिए, यह मेरा आदेश समझिए। इस अनायास मिले आदेश को सुनकर मैं कुछ क्षण मौन रहा। मेरा संकोच देखकर श्री राव तुरंत समझ गए। बोले, आप शायद कल दौरे पर जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ जाने वाले थे नागेंद्र जी। चिंता ना करें, मैं उस काम के लिए मुक्तकजी को भेज दूंगा, पर पंत जी से मिलने आप ही जाइएगा। अगला है, हिंदी कवि सम्मेलनों के संचालन और अपनी कविताओं की रिकॉर्डिंग के लिए पंत जी कई बार आकाशवाणी आए थे, पर वे उन दिनों इलाहाबाद में ही रहते थे। सामान्य कुशल छेमादी के बाद पंत जी से बोले, कैसे आना हुआ। मैंने कहा, आप ही के पास आया हूँ और ऐसे काम से आया हूँ कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। मैं पंत जी के जीवन में पहली बार उनकी नौकरी का प्रस्ताव लेकर आया था। मैंने कहा, पंत जी, मुझे आकाशवाणी के महानिदेशक श्री बालकृष्ण राव ने भेजा है। उनकी इच्छा है कि आकाशवाणी पर हिंदी कार्यक्रमों का संगठन और विकास करने के लिए आप इस दायित्व को स्वीकार कर लें। आगे है, मुझे भय था कि आप पंत जी न कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे बोले, ठीक है, मैं इस कार्य को कर लूँगा। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मैं इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से फ़ोन करके श्री राव को सूचित करने के लिए चल दिया। आगे, उन दिनों वहाँ श्री मूर्ति केंद्र निदेशक थे। वे और मैं एक दूसरे को सिर्फ नाम से ही जानते थे। साक्षात्कार के पश्चात मैंने उनसे कहा कि मैं एक अत्यंत गोपनीय कार्य से यहाँ आया हूँ और तुरंत ही दिल्ली मुख्यालय को ट्रंक कॉल करना चाहता हूँ। कॉल बुक हो गई, पर मेरे सामने एक अजीब उलझन थी। श्री मूर्ति के सामने मैं गोपनीय वार्ता कैसे कर सकूँगा। उनके ही कमरे में उनसे यह कहना कि आप कुछ देर बाहर चले जाएं, बड़ी अभद्रता होगी। उन्हें विश्वास में
लेने का मुझे अधिकार नहीं है। इतने में कॉल मिल गई। खैर मैंने बड़ी सावधानी से सर्वनामों का प्रयोग करते हुए श्री राव को स्थिति से अवगत करा दिया। वे बड़े प्रसन्न हुए। उधर का काम उधर का काम तो हो गया, पर इधर मेरे मन में ग्लानि हो रही थी, क्योंकि श्री मूर्ति जैसे सदास्य अधिकारी के प्रति प्रत्यक्ष रूप से अविश्वास कर मैंने निश्चय ही अभद्रता दिखाई है। फिर भी मैंने उनसे क्षमा याचना नहीं की, क्योंकि उससे तो स्थिति और बिगड़ जाती। थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर मैं लौट आया। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश खत्म होता है। आप चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है परिच्छेद 81 नंबर, परिच्छेद के आधार पर बताइए कि नागेंद्र को किस बात की आशंका थी। ऑप्शन है आकाशवाणी द्वारा सौंपा गया दायित्व तो पंत ठीक से निभा नहीं सकेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं था। पंत जी संभवतः नागेंद्र को पहचान नहीं सकेंगे, ऐसा भी जिक्र नहीं है। आकाशवाणी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पंत जी अस्वीकार कर देंगे। तो यह सही क्वेश्चन, सही आंसर है। पंत जी को ऐसा लग रहा था कि नागेंद्र जी को ऐसा लग रहा था कि पंत जी है वो आकाशवाणी के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को मना कर देंगे, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिच्छेद से ज्ञात होता है कि श्री राव नागेंद्र की असफलता से अत्यंत रुष्ट हैं। पंत जी आकाशवाणी की सेवा करने के लिए तैयार हो गए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंत जी आकाशवाणी की सेवा करने के लिए तैयार हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका शीर्षक चुनिए। शीर्षक हमारा गद्यांश का मुख्य बिंदु होता है। सही उत्तर हो जाएगा पंत जी, क्योंकि इस गद्यांश में पूरी बात पंत जी पे ही केंद्रित है। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा नयन गोचर। प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द होता है नयन गोचर। अगला प्रश्न है पंत जी क्या थे। सही उत्तर हो जाएगा कवि, क्योंकि इनके कविताओं के संकलन करने की बात गद्यांश में कही गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सेठ का स्त्रीलिंग होगा। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सेठानी। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द होता है सेठानी। अगला, क वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। सही उत्तर हो जाएगा कंठ से। अगला है परामर्श। परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग है। परामर्श। सही उत्तर हो जाएगा परा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, इसलिए सफलता की अधिक आशा है। यह कौन सा वाक्य है। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपादान। यहाँ पे हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पे बिछड़ने का भाव आ रहा है तो क्या होता है आपादान। अगला प्रश्न, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। तो सही उत्तर बताइएगा। सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, यानी कि सितारा देवी खुद कर्म कर रही है, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस, यानी कि क्या हो जाएगा कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपराह का सही अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद के समय को अपराह और प्रातःकाल के समय को पूर्वाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कायदा शब्द है। सही उत्तर हो जाएगा अरबी। कायदा शब्द एक अरबी शब्द है। अगला,
अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है। अपनापन भाववाचक जो संज्ञा है वो किससे बनी है? सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम से। अपनापन भाववाचक संज्ञा जो है वो सर्वनाम से बना है। अगला प्रश्न, देवासुर में समास है। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, उद्याचल का सही विलोम है। सही उत्तर हो जाएगा अस्ताचल। उद्याचल यानी उदय हो चला, अस्ताचल यानी अस्त हो चला, दोनों आप एक दूसरे के विलोम हैं। अगला प्रश्न है, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वह क्या तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि संधि। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।